वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अजय को गुदगुदी करने के इरादे से झट से आगे आई। उसने तभी अपने मुंह से एक भयानक आवाज निकाली। आप डर तो नहीं जाओगे ना हुजूर? डर विद मयूर। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, डर विद मयूर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मयूर देसले लेकर आया हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो डर से भरी है। और आज की पहली कहानी का नाम है होटल फ्लावर पॉट, अ वन हॉर एरर मिस्ट्री, पार्ट 1, आत्मबंधन। और यहाँ से इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। अपनी जिंदगी में हर कोई सपना जरूर देखता है। दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला और भी कई सारी मनोकामनाएं इस धरती के हर एक इंसान की अलग अलग होती है। और हर कोई अपने सपने को जल्द से जल्द सच में बदलना चाहता है। लेकिन सपनों को पूरी करने की भागदौड़ में इंसान कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जिस गलत फैसले से इंसान कुछ ऐसा अनुभव करता है जो जानलेवा, अत्यधिक डरावना, पागलपन और तुरंत मौत की नींद सुलाने वाला भी हो सकता है। बात उन दिनों की है जब जून महीने के 3-4 दिन बीत चुके थे। सब लोग 2017 के उस साल की बारिश का इंतजार कर रहे थे। सूरत शहर, जो गुजरात का एक जाना माना शहर है, हर साल की तरह सूरत शहर में बारिश थोड़ी जल्दी हुई थी। करीब 5 तारीख को शाम के 7 बजे धीरे धीरे कर मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग बारिश की आगाही से बड़े खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ शहर के एक इलाके में, जिसका नाम लिम्बायत था, वही खाली मैदान में बैठे 4 दोस्त बारिश आने की वजह से परेशान होकर जल्दी जल्दी में एक दूसरे से बात करते हुए भाग खड़े हुए। अरे यार, ये बारिश को भी आज ही का दिन मिला। हाँ साला, भाई रविवार ही खराब कर देगी ये। चलो छोड़ो भाई, चलो चाय की टपरी पर चाय पीते हैं। चारों अपने आप को बारिश से बचाते हुए पास ही के चाय वाले के पास गए। चारों नौजवान करीब करीब सभी 20-21 साल के थे। चारों अलग अलग क्षेत्र में छोटी मोटी नौकरियां करने वाले अजय, रोहित, मयूर और धोनी नामक गहरे सच्चे दोस्त थे। चाय की टपरी पर चाय वाले को चाय का ऑर्डर देते हुए चारों मूसलाधार बारिश देखने लगे। और बारिश को कोसते हुए उनमें से अजय बोलने लगा, यार कितना बढ़िया मैच चल रहा था। बस मैं तुम लोगों के लिए चिकन डिनर लेने ही वाला था, मगर इस बारिश ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अजय की बात पर रोहित हंसते हुए बोलने लगा, हा हा हा, अबे काहे का चिकन डिनर, साले तू तो झोन की मार से मरने ही वाला था। तेरे पास तो हेल्थ किट भी नहीं थी। अच्छा हुआ बारिश की वजह से ही मर गया। हा 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 हा। रोहित की मजाकिया बात पर सारे दोस्त हंसने ही वाले थे, लेकिन उतने में मयूर का फोन बज उठा। और बाकी दोस्तों को रोकते हुए मयूर ने फोन पर बात करनी शुरू की। अरे यार, कहाँ है तू? 2 दिनों से फोन नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? तीनों दोस्त मयूर के सवाल पर प्रश्न चिन्हित निगाहों से उसे ही ताकने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये इतनी सीरियसली किससे बात किए जा रहा है। तीनों ने मयूर को अलग अलग तरीके से इशारे करते हुए फोन पर कौन है ऐसा पूछा। उस पर मयूर ने फोन पर बात करते हुए उन तीनों को थोड़ा रुकने के लिए इशारा किया। और कुछ देर बात करने के बाद जब उसकी बात खत्म हुई
तब चाय वाले ने चाय के चारों कप उनके सामने बढ़ा दिए। चारों ने चाय लेकर उसे हाथ में ही पकड़ ली। तब आश्चर्य में डूबे मयूर ने इधर उधर देखते हुए तीनों दोस्त जो उसी के बोलने का इंतजार कर रहे थे उन्हें देखते हुए बोलने लगा, यार भाई, ये विनीत को हो क्या गया अचानक? क्यों, क्या हुआ? मयूर के सीरियसली और रहस्यमय तरीके से बताने पर उनका दोस्त धोनी अचंभित होकर अपनी आंखें फाड़ बोल पड़ा। और फिर मयूर ने माहौल देखते हुए आगे कहा, यार इस मक्खी चूस विनीत के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि साला मुंबई घूमने की बात करने लगा? मयूर की प्रश्न से भरी बात पर गौर करते हुए बाकी तीनों दोस्त थोड़ा सोच में पड़ गए। और फिर उन्हें सोचते हुए देख मयूर फिर से बोलने लगा, यार मुझे तो ये मजाक लग रहा है। सही में साला हमारे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये भी बात है कि वो कंजूस कभी मजाक भी नहीं करता। क्या बात होगी यार? मयूर ने जब सवाल पूछकर चाय पी रहे बाकी तीन दोस्तों की तरफ देखा तो चाय पीकर चाय का कप कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए अजय बोला, अबे घनचक्कर, जब तूने उससे फोन पर बात की तभी साले को पूछना चाहिए था ना। अब यहाँ पर सोचकर परेशान हो जा रहा है, क्या होगा कैसे होगा? बाकी दो दोस्त अजय की बात सुनकर मयूर की तरफ देख हामी भरते हुए हाँ बोल पड़े। और तभी बात को पूरे साफ तौर पर समझने के लिए धोनी ने आगे कहा, अरे यार मयूर, तू पहले पूरी बात साफ साफ बता तो सही कि उस कंजूस ने तुझसे कहा क्या? मयूर ने ठंडी हो चुकी चाय आधी पीकर आधी वैसे ही पास में फेंकते हुए धीरे से कहा, देखो यारो, उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के बारे में बताकर मुझे पहला शौक दिया। फिर बोलने लगा उसी खुशी में हम सभी दोस्त कल मुंबई घूमने जाएंगे, और भाई कहता है कि पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तब मुझे दूसरा शौक लगा और उसी चक्कर में सोच सोच में मैंने उससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं भाई, साले ने गर्लफ्रेंड भी फंसा ली। ये हो क्या रहा है भाई? मयूर के समझाने पर पहले अजय और उसके बाद रोहित ने बड़े ही आश्चर्य से तुरंत कह दिया। और फिर चारों आपस में बहस करने लगे और फिर पूरी बात जानने के लिए अपने दोस्त विनीत को फोन लगाया। फोन स्पीकर पर रखकर चारों दोस्तों ने सारा माजरा सच सच जानने की कोशिश की। तो उस पर विनीत ने एक सरप्राइज की बात कहते हुए कल सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने की बात कही और वहां से मुंबई शहर घूमने का अपना प्लान बताया। अपने दोस्त के समझाने पर भी चारों दोस्तों को उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चारों कई सारी बातें मन में सोचते हुए बारिश के रुकने पर वहां से अपने अपने घर चले गए। विनीत के कहे मुताबिक चारों दोस्त सोमवार सुबह टाइम से पहले ही सूरत के एक छोटे से स्टेशन उधना स्टेशन पर पहुंच गए। 10 बजने में आधा घंटा बचा था। मयूर, अजय, रोहित और धोनी अपने अपने काम से बड़ी ही मुश्किल से छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन अपने दोस्त विनीत के इस तरह अचानक मुंबई घूमने की ट्रिप प्लान कर लेना और उसकी कोई मुंबई कर गर्लफ्रेंड होना, ये सारी बातें वो लोग पचा नहीं पा रहे थे। वो लोग कल रात से उसी उधेड़-बुन में थे कि जो इंसान कभी 1 रुपए खर्च करने की बात भी नहीं करता था, आज उसके पास इतना पैसा और अपनी एक गर्लफ्रेंड किस तरह आ सकती है। उन चारों दोस्तों के लिए ये बातें बड़े ही आश्चर्य से भरी थी। उस दिन बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई थी। कल रात भर मूसलाधार बारिश ने दूसरे दिन थोड़ा ब्रेक ले लिया था। मौसम बड़ा सुहाना सा लग रहा था। चारों दोस्तों ने अपने कंजूस दोस्त विनीत को फोन करके अपने जल्दी आने का कह दिया और स्टेशन पर बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। ठीक 10:45 को उनकी एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसके टिकट विनीत ने पहले ही बुक करवा लिए थे। सूरत के उधना स्टेशन से हर रोज बहुत सारी ट्रेनें मुंबई के लिए रवाना होती थी और सूरत से मुंबई का रास्ता करीब 3 घंटे का था। लगभग 9:45 हो चुके थे और यही वो वक्त था जब उन चारों की इंतजार की घड़ी खत्म हुई और साथ ही साथ उन्हें थोड़ी राहत सी मिली, क्योंकि आखिरकार उनका दोस्त विनीत आ चुका था। और जैसे ही वो इन चारों के करीब आया, चारों ने उसके ऊपर अलग अलग सवालों की बौछार लगा दी। कोई कहता, साले तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कोई कहता,
और पैसा आया भी तो ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे एक मक्खी चूस लड़का अपने दोस्त पर पैसा लुटाने लगा। और फिर आखिर में धोनी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में विनीत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, साले मक्खी चूस, साले ऐसी कौन सी लड़की है जो तेरे प्यार में पागल हो गई? साले 24 का तो तू हो गया है, अब तक तो कोई लड़की तुझसे पटी नहीं, फिर अचानक कौन सा चमत्कार हो गया भाई? मैं भाई मान ही नहीं सकता कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। धोनी के इस तरह मजाक में कहने पर विनीत थोड़ा सा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से और अकड़ में विनीत ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसमें एक लड़की की इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाकर अपने चारों दोस्तों को जलाकर रख दिया। सभी करीब से आंखें फाड़कर उस फोटो को देखने लगे। कुछ देर तक तो चारों दोस्तों को मानो सांप ही सूंघ गया था। वो लोग आश्चर्य और जलन के मारे कुछ भी बोल नहीं पाए, लेकिन अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाने पर उन्हें बाद में खुशी भी हुई। तब विनीत ने और भी इंस्टा पोस्ट ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हुए कहा, सालो गरीबों, देख लो तुम्हारी होने वाली भाभी, मुंबई की मॉडल है मॉडल। उन पोस्ट के फोटोज में एक 23 साल की सुंदर हाइटेड और गुड लुकिंग लड़की थी जिसके मॉडलिंग करते हुए अलग अलग पोस्ट थे, जिसमें उसके लाइक्स और कमेंट्स भी लाखों में थे और फॉलोअर्स करीब 5 लाख थे। विनीत अपने आप को अपने चारों दोस्तों के सामने एक अलग ही पर्सनैलिटी वाला लड़का दिखाते हुए बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि उस लड़की का नाम मीरा पार्कर है और वो मुंबई की एक उभरती मॉडल और एक्ट्रेस है। 2 महीने पहले वो दोनों इंस्टा पर फ्रेंड्स बने थे और बाद में विनीत ने उसे प्रपोज कर दिया था और फिर उस लड़की ने भी विनीत को पसंद करती हूँ ऐसा कहकर हाँ कर दी थी और विनीत कब से उसे मिलने की सोच रहा था। फिर आखिरकार मीरा ने उसे अपने बर्थडे पार्टी पर दोस्तों के साथ मिलने के लिए बुला ही लिया। सारी कहानी विस्तार से बताने के बाद विनीत ने अपने फोन में चारों दोस्तों को कुछ वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाई जो उसकी और मीरा की थी। उसके 3 दोस्त सच का पता लगने पर उसकी तारीफ करते हुए उससे हंसकर बातें करने लगे, लेकिन अजय कुछ अलग ही सोचने लगा। तब तक वो लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चल दिए। वो तीनों दोस्त रोहित, मयूर, धोनी काफी खुश और उत्साहित लग रहे थे, लेकिन अजय कुछ सोच रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। विनीत जैसे कंजूस लड़के को एक जानी मानी मॉडल पसंद करती है, ये बात कुछ जम नहीं रही। ये ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला लंबू, शक्ल भी ठीक ठाक लेकिन ज्यादा अच्छी भी नहीं, इसे वो लड़की पसंद करती है, कुछ तो जरूर है। यही सारी शंकास्पद बातें अपने मन में सोचते हुए अजय प्लेटफॉर्म पर चलते हुए खो सा गया और अचानक ट्रेन के जोरदार हॉर्न से एकदम से दचकते हुए होश में आया। देखा तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही थी और उसके दोस्त उसी के बगल में खड़े होकर हंस हंस कर गप्पे लड़ा रहे थे। अजय परेशान था, वो और भी सोच ही रहा था। इतने में उसके दोस्त मयूर ने उसके गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो सभी ट्रेन में सवार होने के लिए आगे बढ़े। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर जोरों से अपना हॉर्न बजाए रुक चुकी थी। मयूर अजय के गले में एक यार के जैसे हाथ डाले हंसते हुए उसे पूछने लगा, क्या सोचे जा रहा है मेरे भाई? इस मक्खी चूस की बंदी देख, जलन हो रही है क्या? अरे नहीं यार, मुझे सच बताओ तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुंबई की इतनी बड़ी मॉडल और इसके साथ बात कुछ जमती नहीं मयूर। मयूर के मजाक में पूछने पर अजय ने अपने मन में चल रही परेशानी मयूर को बता दी। वो लोग बातें करते हुए बाकी तीनों दोस्तों के पीछे चले जा रहे थे, लेकिन उतने में उनके तीनों दोस्त ट्रेन के सेकंड क्लास वाले कोच में चढ़ गए। उनके पीछे बातें करते हुए मयूर और अजय भी चल दिए। मयूर अजय को उसके शक करने पर कुछ इस तरह समझा रहा था, भाई देख, ये तो मैं भी मानता हूँ ये लंबू उस लड़की के लायक नहीं है, पर देख आजकल की लड़कियों को ऐसे ही पतले और स्लिम लड़के पसंद है, तो उस मॉडल को भी ये मक्खी चूस पसंद आ गया होगा। अब भाई इसका भी भला ही हो रहा है और हमें इससे क्या, साले के लिए हम क्यों परेशान हो रहे हैं?
हमें बस साले को लूट कर एंजॉय करना है। और ये मक्खी चूस लूट रहा है उस लड़की को, इसका खुद का पैसा थोड़े ही जा रहा है, क्यों? मयूर ने आखिर में एक मजाकिया बात से अजय को हंसा दिया। दोनों अपने तीनों दोस्तों के पीछे पीछे सीट ढूंढते हुए एक जगह पर आकर रुके और वही दाहिने तरफ वो पांचों खिड़की के पास बैठ गए। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसके सेकंड क्लास में फुल एसी था और उस कोच में सभी सीटें थी। साफ सुथरा और कलरफुल वो कोच बड़ा ही अच्छा महसूस करवा रहा था। पांचों दोस्तों का सेकंड क्लास में यह पहला सफर था, क्योंकि वो पांचों गरीब परिवार से थे। लेकिन विनीत की मुंबई कर गर्लफ्रेंड की वजह से आज उनके तेवर नवाबों वाले हो चुके थे। वे सभी बार बार आरामदायक सीटों को आगे पीछे करके और पूरे कोच में अपनी निगाहें घुमाकर बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। और उन पांचों में सबसे खुश और उत्साहित था विनीत। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने को बहुत बेताब था। उसका मन ऐसा हो रहा था कि जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचकर मीरा से मिलूंगा। विनीत ने तभी उतावली के साथ मीरा को फोन लगाया और कॉल रिसीव होने पर उससे बातें करने लगा। बाकी दोस्त भी अपने अपने फोन में कुछ ना कुछ करने लगे। तभी उस कोच में एक महिला की आवाज में ट्रेन निकलने की अनाउंसमेंट हुई। तब बराबर 10:45 वक्त हो चुका था और ट्रेन अपने तय समय पर धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगी और ट्रेन ने थोड़ी ही देर में एक गजब की तेजी पकड़ ली। उस कोच में थोड़े बहुत ही पैसेंजर नजर आ रहे थे। पांचों दोस्त अपने फोन पर लगे हुए थे, लेकिन अजय बार बार खिड़की के कांच से बाहर देखते हुए फिर से कुछ सोचने लगा। मयूर के समझाने के बाद भी उसके मन में कुछ अनहोनी होने की शंका जन्म लेने लगी। तभी उसे याद आया कि कल फोन पर विनीत ने ट्रिप का अधूरा ही प्लान बताया था। फिर उसने जल्दी से अपने सामने कोने में खिड़की के पास बैठे विनीत को आगे का प्लान पूछा। विनीत, यार विनीत सुन ना। अरे क्या हुआ यार? भाई देख रहा है ना, फोन पर बात कर रहा हूँ। तू भी यार बोल, क्या बोल रहा है? भाई साहब, आपने तो इस ट्रिप का आधा ही प्लान बताया है, यानी आज का। बाद में कहाँ जाएंगे, सब कुछ बराबर बता यार। यार बाद में आगे भी हमें घूमना है, बाद में वहां पहुंचकर आराम से बताऊंगा यार। प्लीज वो कॉल पे है, मुझे बात कर लेने दे। अजय के परेशानी से पूछने पर फोन पर बात कर रहे विनीत ने उसकी बात को टालना चाहा, लेकिन अजय के फिर जोर देकर कहने पर विनीत ने फोन पर मीरा को बाद में कॉल करूंगा ऐसा बोलकर कॉल कट किया और बड़ा ही अजीब सा मूड खराब होने वाला चेहरा बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा देख कहने लगा। देखो भाई, सब लोग सुनो ध्यान से अपनी ट्रिप का प्लान, क्योंकि अजय को बड़ी जल्दी है। मेरा कॉल कट करवा दिया भाई साहब ने। तो भाई, आज मीरा का बर्थडे है, तो उसने मुंबई के नगांव में नगांव बीच के किनारे पर एक 3 स्टार होटल बुक करवाया है। होटल बड़ा ही शानदार है भाई। होटल फ्लावर पॉट, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पर। क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त ट्रिप लग रही है यार। मान गए विनीत तुझे, क्या सेटिंग की है तूने। चल ठीक है, अब आगे बता। विनीत ने जब होटल के बारे में बताया तो रोहित के साथ मयूर और धोनी बहुत खुश होकर और भी उत्साहित हो गए। और रोहित ने मस्ती भरे मूड में विनीत की अच्छे से तारीफ की, लेकिन अजय जरा भी खुश या उत्साहित नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर कोई रहस्य जानने वाले गंभीर भाव थे। वो ट्रिप का पूरा प्लान जानना चाहता था। उसके मन में अलग अलग अनहोनी कल्पनाएं आने लगी थी। तभी अजय की तरफ देख विनीत ने आगे कहा, हाँ, रात को वही बर्थडे सेलिब्रेशन और पार्टी करने के बाद हम दूसरे दिन मीरा के बाकी दोस्तों के साथ पूरा लोनावला घूमेंगे और वही 2 दिन फुल एंजॉय, फुल मस्ती। क्या कहते हो भाई लोग? है ना जबरदस्त ट्रिप तुम्हारे भाई की? वैसे ये मेरी ट्रिप नहीं है, मीरा की है। भाई विनीत, एक नंबर ट्रिप प्लान की है। क्या मजा आएगा यार वहां पर, फुल एंजॉय फुल एंजॉय। विनीत ने जैसे ही लोनावला ट्रिप के बारे में बताया, मयूर तुरंत ही खुशी के मारे मीरा की तारीफ करते हुए चिल्लाने वाला था, लेकिन ट्रेन में होने के कारण उसने अपने आप को रोक लिया और अपने दोस्तों के साथ उछलकर मस्ती करने लगा। वो चारों बड़े खुश थे, लेकिन अजय के चेहरे पर एक नकली हंसी थी। वह सिर्फ अपने दोस्तों को खुश दिखाने के लिए जबरदस्ती के हंसते हुए भाव
अपने चेहरे पर ला रहा था। अंदर से उसका मन इस ट्रिप के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। वो यही सोच रहा था कि सब कुछ विनीत ने बराबर प्लान किया है, सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा अनहोनी सा संकेत है जो मेरे मन में बार बार दस्तक देकर मुझे अजीब सी बातों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अजय ने अपने मन से वो सारी कल्पनाएं निकालने की सोच ली और ज्यादा सोचने का टालने के लिए वो अपने फोन में गेम खेलने लगा और बाकी दोस्त आपस में ट्रिप के बारे में बातें करने लगे। मयूर बात करते हुए बार बार एक नज़र अपने बगल में बैठे अजय की तरफ देख रहा था। उसे पता था अजय ने उसे स्टेशन पर अपने मन की शंका बताई थी और उस पर मयूर ने उसे समझाया भी था, लेकिन मयूर को अजय का बर्ताव फिर भी वैसा ही नजर आया। मयूर ने अपने बाकी दोस्तों के साथ बात बंद करके धीरे से गेम खेल रहे अजय के कान में कहा, ज्यादा टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। मयूर के इस तरह कान में धीरे से बताने पर अजय मयूर की तरफ देख मुस्कुराने लगा और उसे मुस्कुराते देख मयूर एकदम से हंस पड़ा। दोनों में बाकी दोस्तों से ज्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। कुछ देर आपस में बात करने के बाद सभी दोस्त नींद के मारे सो गए। तब तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे। वो एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन पर थोड़ी देर रुककर तेजी से आगे बढ़ रही थी। बराबर 12 बज चुके थे और मुंबई पहुंचने के लिए पांचों दोस्तों को 1 घंटे और उस ट्रेन में बिताने थे और वो 1 घंटे नींद के आगोश में उनके ऐसे ही निकल गए। सूरत मुंबई एक्सप्रेस कब अपने लास्ट स्टेशन तक पहुंची उन पांचों दोस्तों को पता ही न चला। बराबर दोपहर के 2:10 को वो एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के जबरदस्त सायरन से और लोगों की हलचल ने उन पांचों को नींद से जगा दिया। वो दचकते हुए उठे और देखा तो मुंबई सेंट्रल आ चुका था। विनीत ने फटाफट अपना बैग लेकर बाकी दोस्तों को जल्दी में चलने को कहा। सभी एक एक कर ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गए। 2 घंटे की मीठी नींद ने उन्हें पूरा तरोताज़ा कर दिया था, लेकिन उनका सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें और 2 घंटों का सफर तय करके नगांव पहुंचना था, जहां उनका होटल था। विनीत ट्रिप के हेड की कमान संभालते हुए सबसे आगे चलकर स्टेशन से बाहर निकला और उसके साथ उसके दोस्त कंधे पर बैग टांगे धीरे धीरे चलने लगे। वहां से वो लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। सभी को भूख बहुत जोर की लगी थी। वहां खाना खाते हुए विनीत ने उन्हें आगे और 2 घंटे के सफर के बाद फिर होटल पहुंचने का बताया। यानी उन्हें मुंबई सेंट्रल से अलीबाग की बस लेनी थी और अलीबाग से वो लोग नगांव पहुंचने वाले थे। वहां जमकर खाना खाने के बाद वो पास ही के बस स्टैंड पर चले गए। जल्दी से अलीबाग की बस में बैठते बैठते बारिश ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया था। मूसलाधार बारिश और तेज चलती हवाओं ने वहां का मौसम कुछ अजीब सा बना दिया था, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ से अलीबाग की वो बस खचाखच भरी हुई थी। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था और वैसे ही मौसम से जूझकर मुंबई सेंट्रल से वो बस अलीबाग के लिए निकल पड़ी। वहाँ से बस ड्राइवर ने जैसे तैसे संभालते हुए बस को 1.5 घंटा लेट अलीबाग पहुँचा दिया। विनीत और उसके दोस्त जल्दी में उतरने के बाद अलीबाग बस स्टैंड पर कहीं बैठने की जगह देखते हुए एक जगह बैठ गए, क्योंकि चारों दोस्त सफ़र में थक के चूर हो चुके थे। उनको आगे सफ़र करने का ज़रा भी मन न था। लेकिन उल्टा दूसरी तरफ विनीत उस दिन सुबह से बड़ा ही जोशीला और उत्सुक नज़र आ रहा था। ये सारी उत्सुकता थी अपनी गर्लफ्रेंड मीरा से जल्द मिलने की। भाग दौड़ करके विनीत ने नगांव की बस पहुंचते हुए पास ही में बैठे अपने चारों दोस्तों को चिल्लाकर जल्दी से बुलाया और वो लोग दौड़ते हुए भीड़ के बीच में से बस में चढ़ गए। पिछली वाली बस की तरह उन्हें इस बस में बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन सफ़र कम होने की वजह से वो लोग खुश थे। और अलीबाग में बारिश बहुत ही कम हल्की सी हो रही थी, जिस वजह से उन पांचों दोस्तों को पूरा यकीन था कि बारिश कम होने से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। बस ड्राइवर ने बस को वहाँ के आड़े टेढ़े रास्तों पर भी बड़ी ही रफ्तार से भगाते हुए सारे यात्रियों को बराबर टाइम पर नगांव पहुंचा दिया।
नगांव का कोई भी बड़ा बस स्टेशन नहीं था, बस एक छोटा सा बस स्टॉप था और वही सभी यात्री बस रुकते ही बस खाली करने लगे। पांचों दोस्त पहले ही बस से उतर चुके थे क्योंकि वो बस के दरवाजे पर ही खड़े खड़े आए थे। उस वक्त शाम के 6:30 का टाइम होने ही वाला था। सूरज डूब रहा था और अंधेरा चारों तरफ धीरे धीरे कर पसरने लगा था। नगांव समंदर के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। बस से उतरे सभी यात्री उसी गांव के थे और बस से उतरते ही वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। अब बस स्टॉप पर सिर्फ पांचों दोस्त ही बचे थे। अंधेरा पूरी तरह छा गया था और बारिश भी तेज होने लगी थी। उनके आसपास चारों तरफ जंगल ही नजर आ रहा था। रास्ता भी इतना शांत कि एक इंसान भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। विनीत ने अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को अपने आने का फोन कब का कर दिया था और मीरा खुद उसे अपनी कार से लेने आ रही थी। वो पांचों बस स्टॉप पर बैठे बैठे मीरा का इंतजार कर ही रहे थे। अंधेरे को देखते हुए पांचों दोस्तों को थोड़ा डर सा लगने लगा और उसमें वो जंगल के रात कीड़े और ड्रॉ ड्रॉ करते मेंढक वहाँ के माहौल को काफ़ी डरावना बना रहे थे। बारिश भी एकदम से जोर पकड़ते हुए मूसलाधार हो गई। अचानक अजय के सर में एकदम से दर्द होने लगा। वो बैठे बैठे अपना सर पकड़े दर्द से कराने लगा। उसे देख मयूर ने उसके करीब जाकर पूछा, क्या हुआ अजय तुझे? भाई अचानक क्या हो गया इसे? भाई विनीत जल्दी से फ़ोन लगा यार, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मयूर ने बड़ी ही गंभीरता के साथ अजय की चिंता जताते हुए विनीत को मीरा को फ़ोन लगाने के लिए कहा। विनीत भी उसकी बात पर गौर करते हुए मीरा को फ़ोन करने लगा। तभी रोहित की डरी हुई आवाज़ ने उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भाई लोग, ये काले कपड़ों में कौन आ रहा है वहाँ से? बस स्टॉप से दाहिनी तरफ थोड़ी दूरी पर पूरे काले कपड़ों में कोई इंसान धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और उसने अपने ऊपर बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था। सिर्फ दोनों हाथ बाहर की ओर खुले थे और दाहिने हाथ में प्रकाश बिखेरता एक लालटेन। तीनों दोस्त तुरंत उठकर उसी ओर देखने लगे, लेकिन अजय बैठे बैठे अपना सर पकड़े और भी जोर से चिल्लाने लगा। उसे संभालते हुए मयूर काफी डरने लगा। भरी बरसात में वो लोग किसी अनहोनी में फंसने का सोचते हुए डर का सामना कर रहे थे। धोनी, रोहित और विनीत काले कपड़े वाले उस इंसान को अब बहुत ही पास में रोड पर देखने लगे। धीरे धीरे अपने पाँव बारिश के पानी में रखते हुए वो इंसान आगे बढ़ते ही जा रहा था। रोहित ने तभी उस इंसान से बात करने की कोशिश की। अरे भाई साहब, ओ लालटेन वाले भाई, यहाँ पास में कोई अस्पताल है? एक इमरजेंसी है, थोड़ी मदद कर दीजिए। रोहित के इतना चिल्लाने पर भी वो इंसान अपनी ही धुन में बस चले ही जा रहा था। वो चलते हुए उनके बस स्टॉप से थोड़ा सा आगे निकल गया। उसके ध्यान न देने पर धोनी दर्द से चिल्ला रहे अजय के पास जाते हुए बोलने लगा, यार क्या अजीब आदमी है, माल वाल फूक रखा है साले ने, कुछ सुन ही नहीं रहा। यार विनीत, अजय का सर फटा जा रहा है, वो कब आएगी यार? विनीत कब से मीरा को फ़ोन करे जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तभी सभी दोस्त अजय के लगातार चिल्लाते रहने से काफ़ी डर चुके थे। अचानक मयूर को न जाने क्या हुआ, उसने धोनी को अजय को संभालने के लिए कहा और खुद बड़ी ही तेज़ी से उस काले कपड़े वाले इंसान के पीछे जाने लगा। उसे देख बाकी दोस्त बोलने लगे, अरे अरे मयूर भाई, तू कहाँ जा रहा है उसके पीछे? यार मयूर, वो कोई नशेड़ी लगता है यार, वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, रुक जा। लेकिन मयूर सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे अपने दोस्त अजय का दर्द सहा नहीं जा रहा था। मयूर बारिश से भीगते हुए फटाफट चलकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, वो आदमी तुरंत एक जगह रुक गया। मयूर गुस्से में बोला, अरे भाई साहब, बहरे हो क्या? हम कब से चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं देता आपको? दूर से बस स्टॉप पर बाकी दो दोस्त मयूर और उस इंसान को देखने लगे। उनकी आंखें अचंभित होकर बड़ी हो चुकी थी। मयूर के गुस्से में इतना कहने पर भी
वो इंसान तस से मस न हुआ और किसी पुतले की तरह बिना हिले ढुले वही खड़ा रहा। मयूर और भी गुस्से से पागल हो गया। उसके कंधे पर हाथ रख वो उसे अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मयूर उसके कंधे पर हाथ रखने गया, वो इंसान धीरे से किसी पुतले की तरह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रास्ते पर जमा हुआ पानी मयूर के ऊपर उछल गया। मयूर उसे नीचे गिरा देख कुछ कहता उससे पहले ही एक जबरदस्त आवाज ने सभी के कान खड़े कर दिए। यहाँ से चले जाओ, मौत आएगी मौत। वो आवाज नीचे गिरे उसी इंसान की थी। वो चीखती आवाज इतनी जोर की और डरावनी थी कि कोई भी अपने कान दबाकर सदमे में चला जाए। और मयूर भी अपने दोनों कान दबाए दचकते हुए थोड़ा पीछे हट गया था। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी नीचे गिरे उस इंसान को ही देख रही थी। मयूर जल्दी में उस इंसान को देखते हुए वहां से भागने ही वाला था, लेकिन तभी वो एकदम से रुक गया। उसने देखा कि औंधे मुंह नीचे गिरे उस इंसान के शरीर से बहुत सारा खून निकलने लगा है। खून बड़ी ही तेजी से निकलते हुए बारिश के पानी में मिल रहा था। मयूर उस दृश्य को देखकर डर के मारे झट से भागने की सोचता, उससे पहले ही एक ही झटके में उस इंसान के ऊपर पड़ी वो काली चादर हवा में फैलकर मयूर पर झपट पड़ी। मयूर तेजी से चिल्लाया, मयूर उस चादर को अपने ऊपर से दूर फेंकने के चक्कर में सीधा नीचे गिर पड़ा। वो डर को इस तरह महसूस कर रहा था मानो अभी मौत आ ही जाएगी। मयूर ने जैसे तैसे उस चादर को अपने ऊपर से हटाकर दूर फेंका और हड़बड़ी में अपनी जगह से जैसे ही उठा तो उसका सर ही चकरा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले जो आदमी उसके सामने ही नीचे गिरा था, वो अचानक कहीं गायब हो गया। वो कुछ और सोचता, उससे पहले ही तेज रफ्तार से आ रही किसी गाड़ी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद कलर की कार उसके सामने ही झट से ब्रेक लगाते हुए रुकी और उसके चारों दोस्त दूर से उसे चिल्लाकर बुलाने लगे। मयूर को बड़ी राहत सी मिली और वो जल्दी से भागते हुए अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा, लेकिन उस इंसान के गायब होने की घटना से वो अब भी सदमे और डर से जूझ रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ जल्दी में गाड़ी के अंदर बैठ गया। चारों दोस्त गाड़ी में पीछे की सीट पर और विनीत गाड़ी चला रही मीरा की बगल में बैठ गया। अंधेरे से भरे रास्ते पर यू टर्न लेकर मीरा ने गाड़ी आगे बढ़ाई। तकरीबन 23 साल की वो नौजवान लड़की काफी स्लिम और वेल बॉडी मेंटेन एक सुंदर लड़की थी। मीरा ने उन सबको सफर का हाल पूछा तो कोई भी अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल नहीं पाया। जब उसने विनीत से फिर पूछा तो विनीत ने बहुत ही बढ़िया कहते हुए जवाब दिया, लेकिन उन्होंने उसे अभी अभी उनके साथ घटी उस डरावनी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वे सभी अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकले थे। वो जबरदस्त गला फाड़ती आवाज अब भी उनके कानों में ही गूंज रही है, ऐसा उन सबको लग रहा था। अंधेरे से भरे गांव के रास्ते को पार कर थोड़ी ही देर में वो लोग गांव के बाहर समंदर के पास पहुंच गए और वही गाड़ी के अंदर से ही 4 मंजिला एक होटल उन्होंने देखा। समंदर के किनारे पर बीच से थोड़ी ही दूरी पर वो होटल ऊंचाई पर स्थित था। उसके आजू बाजू कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट और ठेले वालों की कई सारी गाड़ियां लगी हुई थी। होटल की पहली मंजिल पर एक बड़ा सा लाइटिंग बोर्ड लगाया गया था और उसी में होटल का नाम लाल नीले अंग्रेजी के बड़े से अक्षरों में था, होटल फ्लावर पॉट 3 स्टार। मीरा ने होटल के ठीक दरवाजे पर पांचों दोस्तों को उतार गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी। पांचों दोस्त समंदर की आती जाती लहरों की जबरदस्त आवाज सुन पा रहे थे। वो एक साथ होटल को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी ही खुशी से निहारने लगे। तब तक मीरा भी उनके पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन अजय बड़ी ही अचंभित आंखों से होटल की पहली मंजिल पर बराबर बीच में एक कमरे की खिड़की को घूरने लगा।
उसके चेहरे पर डर का साया साफ दिखाई दे रहा था। जब मीरा ने उन सबको अंदर चलने के लिए कहा, उसी बीच अजय अजीब आवाज में बोलने लगा, अरे गाइस, चलो ना अंदर चलते। यह कुछ तो है, कुछ इतना नकारात्मक कि सबको डरने पर मजबूर कर देगा। अरे बस भाई, कब से दिमाग खराब कर रखा है इसने। सूरत से लेकर यहाँ तक यह बंदा जरा भी नॉर्मल पेश नहीं आया। यार मयूर, इसे समझा भाई। विनीत ने अजय की अजीब सी बात पर परेशान होकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मयूर से अजय को समझाने के लिए कहा। मयूर ने जब अजय की तरफ देखा तो अजय एक टक होटल की पहली मंजिल वाली खिड़की को घूरे जा रहा था। मयूर ने उसी ओर देखा तो उसे थोड़ा सा डर लगा। बाकी दोस्तों की निगाहें भी तुरंत उसी ओर मुड़ी। वहां एक कमरे की खिड़की से पर्दे के पीछे कोई शख्स झांक कर उन्हें कब से देख रहा था। उसने तुरंत ही खिड़की का पर्दा झट से सरका दिया। तब मीरा बोल पड़ी, अरे वो मेरे फैमिली पंडित है। मेरे किसी भी शुभ कार्य में मैं सबसे पहले उन्हीं को बुलाती हूँ, लेकिन वो इस तरह छुप कर हमें क्यों देख रहे थे? मयूर ने तुरंत सवाल किया, जिस पर मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही विनीत गुस्से में बोलने लगा, अरे यार, हद कर दी तुम दोनों ने। भाई, हमारे अलावा भी यहाँ बहुत से लोग बर्थडे पार्टी में आए हैं, तो देख रहे होंगे कौन आया कौन नहीं। तू चल मीरा, लगता है सफर में इनके सर चकरा गए हैं। भाई यार, गुस्सा मत हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। विनीत गुस्से में बोलते हुए आगे चलने लगा। उस पर मयूर बोलते हुए अजय को आगे कर उन सभी के पीछे पीछे चल दिया। मीरा के साथ वो लोग होटल के रिसेप्शन वाले काउंटर पर गए। वहां मीरा एक आदमी से 2 कमरों की चाबियां लेकर बाई तरफ सबसे आगे चलने लगी। होटल काफी शानदार और सजा हुआ लग रहा था। वो जिस बड़ी सी लॉबी में चल रहे थे, वहां की सफेद दीवारों पर अलग अलग फ्लावर पॉट्स के सुंदर चित्र बने हुए थे, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग फूल और छोटे पौधे भी थे। बड़े बड़े पेड़ों के चित्र के साथ वो दीवार वाकई लाजवाब लग रही थी। हर फ्लोर पर 4 ही कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पर लाल कलर के और साइड में एक शो पीस वाला फ्लावर पॉट टंगा हुआ था, जिसकी शोभा बढ़ाते हुए उनके ठीक ऊपर एक बड़ा सा सुंदर एंटीक पीले कलर का लाइट भी था। पांचों दोस्त होटल की लॉबी से गुजरते हुए वो सारा सुंदर डेकोरेशन निहारने के बाद लॉबी के आखिर में एक कमरे के पास पहुंचे, जिसके दरवाजे पर लिखा था रूम नंबर 4। मीरा ने चाबी से उस कमरे को खोलते हुए चारों दोस्तों को वो कमरा सौंप दिया और किसी भी चीज की जरूरत होने पर उसे या होटल के रिसेप्शन पर बोलने के लिए कहा। वहां से मीरा और विनीत ठीक बगल वाले कमरे को खोलने लगे। तभी अजय ने विनीत से कहा, भाई विनीत, मेरा सर कब से दर्द कर रहा है, कुछ दवाइयाँ मिलेगी तो जरा देख। अरे मेरे पास है ना, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। ओके। विनीत अजय को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मीरा तभी दवाइयों के बारे में बोलकर जल्दी से कमरे में चली गई और उसके पीछे विनीत मयूर और अजय को परेशान चेहरे से एक नज़र देख अंदर चला गया। वो उन दोनों के बर्ताव से काफी नाराज नजर आया। तभी मयूर ने अजय को अपने कमरे में भेजकर दवाइयाँ मैं लाता हूँ ऐसा इशारा कर बगल वाले कमरे के बाहर मीरा का इंतजार करने लगा। अजय अपने सर को पकड़े दर्द को जरा सा महसूस कर जब कमरे में गया, तब उसका सर फिर से ठनका और उसने अपनी आंखों को धीरे से बड़ा करते हुए ऊपर की ओर चलते पंखे को अचानक तेजी से रुकते हुए देखा और फिर वो पंखा धीरे से घूमने लगा। अचानक वहां खून से लथपथ एक गर्भवती औरत उसने पंखे से लटकी हुई देखी, जो धीरे धीरे पंखे के साथ बाई तरफ घूमने लगी। उसके शरीर से सारा खून नीचे गिर रहा था। उस भयानक और विचलित दृश्य ने उसके पसीने छुड़ा दिए। तभी उसके कंधे पर किसी ने झट से हाथ रखा। अजय डरते हुए दचक कर पीछे मुड़ एकदम से चिल्ला उठा, ओए, अरे भाई, डरा क्यों रहा यार? क्या हुआ? तूने कुछ देखा क्या? अजय के पीछे मयूर था, जिसके हाथ में दवाइयाँ थी। अजय को चिल्लाया देख वो भी थोड़ा सा डर गया। अजय जोरों की सांस लेते हुए मयूर के सवाल पर गर्दन हिलाते हुए हाँ बोलने लगा,
तब मयूर की आंखें भी बड़ी होकर उस कमरे को चारों तरफ से घूरने लगी, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उतने में वहां पर कमरे की बालकनी से रोहित और धोनी आ पहुंचे। वो काफी खुश नजर आ रहे थे। आपस में बात करते हुए उन्होंने कमरे में डरे समय अजय और मयूर को देखा। यार क्या ब्यूटीफुल बीच है भाई। धोनी देख, बियर की बोतलें बचा कर रखना। साला हम सब के सब बर्थडे पार्टी के बाद बीच पर ही बियर मारते हुए मस्त बीच का मजा लेंगे। हाँ यार बढ़िया। ये तुम लोगों को फिर से कुछ हो गया क्या भाई? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? डरे हुए अजय और मयूर के हाव भाव देखते हुए धोनी ने उन दोनों से पूछा। उस पर अजय कुछ न बोलते हुए कमरे के बेड पर बैठा अपना सर पकड़े बड़ा ही परेशान नजर आया, जिसे मयूर और बाकी दोनों दोस्तों ने देखा। तभी मयूर भी उसके पास बैठ रोहित और धोनी को बड़ी ही गंभीरता से बोलने लगा। भाई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसने अभी अभी इस कमरे में किसी को देखा। क्या मतलब? किसको देखा? रोहित ने तुरंत सवाल किया, जिस पर मयूर लंबी सांस लेते हुए कमरे में यहाँ वहाँ देख बोलने लगा। इसने जरूर कुछ भयानक देखा है, लेकिन ये बता नहीं रहा। यार अजय, क्या देखा भाई? बता तो सही। कुछ नहीं यार, वो, तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे भाई, सच में इन दोनों को कुछ तो हुआ है। यहाँ जब से आए हैं कुछ भी बकी बकी बातें करने लगे। रोहित के सवाल पर मयूर ने कुछ भयानक देखने की बात करते हुए अजय को फिर से सवाल किया, लेकिन अजय उन्हें बताने के लिए तैयार न था, जिस पर रोहित उन्हें ही दोष देते हुए बोल पड़ा। तब मयूर थोड़ा गुस्से में आते हुए रोहित और धोनी को उनके साथ घटी कुछ देर पहले की घटना के बारे में समझाते हुए उसने जो महसूस किया वो बोलने लगा। यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो काले कपड़ों वाला कोई बेवड़ा या नशेड़ी नहीं था। तुम लोगों ने उसकी चीख तो सुनी थी ना? इतनी जोर से कोई साधारण आदमी चीख सकता है भला? और बाद में जो मैंने देखा वो तुम लोग नहीं जानते। उस आदमी के शरीर से खून निकल रहा था, और वो उसकी काली चादर देखा नहीं किस तरह मेरे ऊपर झपट पड़ी थी। भाई, उस खून वून का तो पता नहीं, लेकिन वो काली चादर तेज हवा की वजह से तेरे ऊपर झपट पड़ी थी। वहां कोई भूत वूत नहीं था। मयूर के इतने समझाने पर भी रोहित और धोनी नहीं माने। उल्टा धोनी ने मयूर का मजाक उड़ाते हुए उसे भूत जैसी बातों पर विश्वास नहीं ऐसा साफ जाहिर कर दिया, और दोनों उसके ऊपर जोरों से हंसते हुए कमरे के बाथरूम की तरफ जाने लगे। मयूर ने तभी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उन लोगों को एक सलाह दी। भाई, मुझे पता है विनीत और तुम दोनों को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए हम पांचों को एक साथ रहना है, और जरा संभल कर बीच पर या कहीं और रात में बाहर मत निकलना। जी हुजूर, अब तैयार हो जाइए, 8 बजने को है। ऐसा ना हो आप न्यानी लोग लेट हो जाओ। मयूर की बातों पर रोहित और धोनी ने और भी मजाकिया अंदाज में मयूर की खिंचाई करते हुए उन्हें तैयार होने के लिए बोल दिया। मयूर उन पर ध्यान न देते हुए अजय को दवाइयाँ देने लगा। उस वक्त रात के 7:45 बज चुके थे, और 15 मिनट में उन चारों को तैयार होकर होटल के टेरेस पर पहुंचना था, जहां होटल वालों ने बारिश को देखते हुए बीच पर बर्थडे सेलिब्रेशन अरेंज ना करके टेरेस पर ही सारा इंतजाम अच्छे से कर रखा था। बारिश से बचने के लिए टेरेस पर पहले से ही कौलारू छत बनवा रखी थी, ताकि बारिश में भी आजू बाजू से आती हवाओं के साथ कोई भी इंजॉयमेंट किया जा सके। जहां पहले भी कई सारे जन्मदिन लोग मना चुके थे। ठीक 8 बजने में जब 5 मिनट बचे थे, तब रूम नंबर 4 से फटाफट दरवाजा खोलते हुए रोहित और धोनी टेरेस की तरफ भागे, और उसके बाद तुरंत ही मयूर और अजय भी रूम से बाहर आए। मयूर हाथ में रूम की चाबी लिए जल्दी से रूम का दरवाजा बंद करने लगा, और उसने रूम को लॉक भी कर दिया था, लेकिन तभी अजय बोल पड़ा। अरे लाइट बंद करनी रह गई यार, खोल खोल वापस। ओहो, मैंने बंद तो की थी यार, शेट। मयूर ने गुस्से में बोलते हुए जल्दी में वापस दरवाजा खोला और देखा कि रूम की लाइट चालू है। लाइट बंद करने के लिए वो जल्दी में कमरे में गया। अजय बाहर से उसे देख ही रहा था कि तभी कमरे की लाइट अचानक से झिलमिलाने लगी, और एक दो बार झिलमिलाते ही लाइट तुरंत बंद हो गई। अजय कुछ बोलता तभी उससे पहले डरते हुए
मयूर कमरे से दौड़कर चिल्लाते हुए दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन तभी झट से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा अजय के मुंह पर ही बंद हुआ था, जिससे वो काफी डरते हुए दरवाजा जोर से पीटने लगा। मयूर, मयूर भाई, ये दरवाजा दरवाजा खोल यार, दरवाजा खोल जल्दी से। भाई अजय, अजय दरवाजा खुल नहीं रहा, ये हैंडल घुमाने से भी नहीं खुल रहा, कुछ कर जल्दी से। दोनों दोस्त अंदर बाहर से दरवाजे थपथपाकर ठोकते हुए जी तोड़ कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी अजय की नजर दरवाजे के साइड में लगे शो पीस फ्लावर पॉट के ऊपर वाली लाइट की तरफ गई। उस लाइट का बड़ा सा बल्ब अचानक से बहुत ही बुरी तरह तेजी से झिलमिलाने लगा। उसे देख अजय डरा चेहरा लिए पीछे हटने लगा, और तभी एक सेकंड के अंदर अंदर उस लॉबी की सारी लाइटें बंद होकर झट से वापस चालू भी हो गई। इन सारी भयानक घटनाओं से अजय काफी डर गया था। उसके सर में भी पहले की तरह दर्द शुरू हो गया। अपना सर पकड़े वो सामने बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा, जिसे अंदर से कब से पीट रहा मयूर अब शांत हो चुका था। उसकी चिल्लाती आवाज भी एकदम से बंद हो गई। उसकी चिंता करते हुए अजय ने जैसे ही आगे जाने के लिए अपना एक पैर आगे बढ़ाया, तभी तुरंत पीछे से उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। अजय अपने सामने दरवाजे पर चिल्लाते हुए टकरा। उसने जोरों की सांसें लेते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसके सामने ठीक नीचे एक 4-5 साल की छोटी लड़की खून से लथपथ खड़ी थी। उसके दाहिने हाथ में एक पीले कलर का सुंदर सा फूल था, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक और विचलित कि कोई भी बेहोश हो जाए। लंबे बिखरे बाल, गोल सा चेहरा, और वही चेहरे के बाई तरफ वाला थोड़ा सा भाग बुरी तरह कटकर उसके कान के साथ नीचे लटक रहा था। अजय उसका वो भयानक चेहरा अपनी चौड़ी फटी आंखों से देखे जा रहा था। बंद दरवाजे से चिपक कर खड़ा अजय डर के मारे दरवाजे से और भी चिपकने की कोशिश करते हुए मानो दरवाजे में घुस ही जाता। वो छोटी लड़की तभी एक भयावह मुस्कान के साथ हंसने लगी। वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अजय को गुदगुदी करने के इरादे से झट से आगे आई। उसने तभी अपने मुंह से एक भयानक आवाज निकाली। उसके आगे बढ़ते ही अजय दचकते हुए अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख नीचे बैठ गया, लेकिन अजय ने अपने कानों से उसकी वो भयानक आवाज और पैरों की दौड़ती आवाज बहुत दूर जाती हुई सुनी। तब अजय ने धीरे से डरते हुए अपने हाथ हटाकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। अजय डर के मारे काफी सदमे में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे और भी डर का सामना करना पड़ेगा। वो जैसे ही अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा, तभी उसके कानों पर दाहिनी तरफ से एक अजीब सी जोर की सांसें लेती हुई आवाज आने लगी, और वो आवाज और भी तेज होते हुए और भी जोरों से अजय के कानों में चुभने लगी। अजय ने झट से उस तरफ देखा। वहां दीवार के पास चप्पल और जूतों के शेल्फ के ऊपर बड़ी ही विचित्र सी मानो 7-8 महीने की एक बच्ची खून से रंगी हुई खड़ी थी। उसका छोटा सा शरीर था और चेहरा भी काफी छोटा सा, लेकिन उसमें वो बड़ी सी काली आंखें। अजय इस बार इतना डर गया कि उसकी चीख बड़े ही जोरों से निकली। अजय ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, वो विचित्र नवजात बच्ची उसके ऊपर से आगे की ओर कूदकर दौड़ते हुए लॉबी में चली गई। अजय जमीन पर आंखें बंद कर सो ही गया था। इस बार वो बिल्कुल भी आंखें खोलना नहीं चाहता था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन तभी उसे कमरे में बंद मयूर का ख्याल आया और वो झट से अपनी जगह को छोड़ उठ खड़ा हुआ। फिर तभी उसके सामने आखिरकार दरवाजा खुल गया। मयूर हाँफते हुए कमरे से बाहर आया। उसकी भी हालत अजय जैसी ही डर के मारे खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा देख अजय घबराई आवाज में बोलने लगा, भाई मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। क्या हो रहा है यहाँ यार? भाई। अजय बोलते बोलते रोने ही लगा था, लेकिन उसे शांत करते हुए मयूर ने कहा, शांत भाई, शांत हो जा। जो तूने महसूस किया है ना,
वैसा ही मैंने भी महसूस किया। देख यहाँ पर जो भी है वो एक ही फैमिली की 4 आत्माएं हैं। मयूर ने लॉबी में चलते हुए जैसे ही आत्मा शब्द का प्रयोग किया वैसे ही अजय रुकते हुए हैरानी से मयूर का मुंह ताकने लगा। मयूर ने उसे हैरान देख आगे चलने के लिए कहते हुए और भी सावधानी से बताया, उस कमरे के अचानक इस तरह बंद होने के बाद मैं बहुत ही डर गया था। मैंने उसके बाद बहुत कोशिश की लेकिन लाइट चालू न हो सकी। तब जिस आवाज़ ने मुझे डराया वो किसी औरत की आवाज़ थी, बड़ी ही भयानक, और वो किसी को बार बार ये चेतावनी दे रही थी कि मेरी बेटी से दूर रहना, इस कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। उसने जिसका नाम लिया वो नाम था कालीनाथ। हाँ, कालीनाथ ही नाम लिया था। फिर वहाँ पर किसी आदमी की आवाज़ आई जो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए वही बात कर रहा था, वही चेतावनी दे रहा था जो उस औरत की आत्मा ने दी थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं दरवाजे पर डरते हुए वही खड़ा रहा। उस दौरान कई बार किसी तीसरे शख्स की बहुत ही बूढ़ी आवाज भी आ रही थी और वो आवाज बालकनी की ओर से ही आ रही थी। वो बोल रहा था, मैं अपनी मांग जरूर पूरी करूंगा, तेरी बेटी को जरूर ले जाऊंगा। ऐसा सब कुछ बोलने के बाद अचानक वो तीसरी आवाज बंद हो गई और फिर उस औरत की आवाज ने सीधा मुझसे कहा, तुम बिल्कुल भी मत डरना, तुम लोग मुझे मुक्ति देने आए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मयूर ने लॉबी से होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अजय को कमरे में अपने साथ घटित सारी कहानी विस्तार से बताई और अजय ने भी कमरे के बाहर घटित अपनी आप बीती पूरी पूरी कह सुनाई। उस पर मयूर सोचते हुए आगे बोलने लगा, देख मेरी बात अच्छे से सुन। यहाँ की आत्माएं एक ही फैमिली की आत्माएं हैं जिनका मकसद हमें चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा वो हमसे मदद चाहती है और हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, वरना वो सब हमारे पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन मुझे उस तीसरी आत्मा के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। जरूर वो इन चारों आत्माओं का दुश्मन लगता है, लेकिन तू ज्यादा टेंशन मत ले और बिल्कुल भी मत डरना। मेरे साथ ही रहना मेरे दोस्त। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तेरा वो अभिमंत्रित धागा कहाँ गया? यार वो टूट गया था तो मैंने निकाल कर फेंक दिया। यार लेकिन मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो? डर मत, किसी को कुछ नहीं होगा। हमें उस पंडित से बात करनी पड़ेगी। अब चल, बहुत देर हो गई है, पार्टी शुरू हो चुकी होगी। मयूर बार बार अजय को दिलासा दे रहा था। अजय काफी डर जाने की वजह से सबकी चिंता करने लगा था। उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया और उन्होंने जो कुछ भी सुना वो काफी भयानक और विचित्र था। उन लोगों ने वहां पर 4 आत्माओं के अलावा किसी 5वें बूढ़े शख्स की भी आवाज सुनी थी और पूरा माजरा क्या था वो लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। दोनों दोस्त भागते हुए टेरेस पर जा पहुंचे, जहां पूरे शानदार डेकोरेशन के साथ मीरा का बर्थडे केक कट चुका था और सारी भीड़ एक एक कर उसे गिफ्ट देते हुए उसे केक खिला रही थी। अजय और मयूर को वहां लेट आते देख धोनी और रोहित बड़ी ही खरी खोटी सुनाने लगे, जिस पर मयूर ने बहाने बनाते हुए लेट आने का कारण कमरे की चाबी खो गई थी ऐसा बताया। फिर मीरा को केक खिलाकर गिफ्ट दे दिया और बर्थडे विश करके वहां पर सजाई ड्रिंक्स का मजा लेने लगे। वहां पर कई सारे होटल के स्टाफ वाले लोगों को टेबल पर ही खाना और ड्रिंक्स परोस रहे थे। कुछ लोग पहले विस्की के पैक लगाने के बाद खाना खा रहे थे, तो कुछ लोग खाना खाते खाते ही अलग अलग टाइप की विस्की पी रहे थे। अलग अलग महंगी से महंगी बियर भी लोग पी रहे थे। धोनी, रोहित, मयूर और अजय एक ही टेबल पर बैठ विस्की और बियर एक साथ कॉकटेल ही पी रहे थे। विनीत एक अलग टेबल पर मीरा और उसके दोस्त श्रेयस के साथ ड्रिंक्स ले रहा था। वहां पर इंतजाम को और भी बढ़ाते हुए एक तरफ म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया था, जहां थोड़े बहुत लोगों ने दारू ज्यादा चढ़ जाने पर नाचना शुरू भी कर दिया था। होटल के टेरेस पर सारा इंतजाम बड़े ही अच्छे से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए लाजवाब किया गया था। बराबर 10 बजे के आसपास मीरा का बर्थडे सेलिब्रेशन एकदम जोरों शोरों से होने लगा। सब लोग नशे में धुत होकर जमकर नाचने लगे। कोई गिलास हाथ में लेकर नाचता, कोई बोतल लेकर, तो कोई खाने की प्लेट लिए नशे के मारे यहाँ वहाँ गिर पड़ता। आखिर में सबके साथ मीरा, विनीत और उसका दोस्त श्रेयस
थोड़ा बहुत नाचने के बाद थक हार कर अपनी जगह बैठ गए। दूसरी तरफ धोनी और रोहित बियर और विस्की का कॉकटेल पीकर टेबल पर बैठे बैठे ही सो गए। लेकिन उनके पास ही बैठे अजय और मयूर बहुत ही कम पी रहे थे। मयूर ने अजय को साफ मना किया था कि कोई कितना भी कहे, तुम बस थोड़ा सा ही पीना और ऐसा दिखाना कि हम पी कर भंड हो चुके हैं। मयूर ने बड़ी ही चालाकी के साथ नशे में होने की एक्टिंग करते हुए मीरा के एक बूढ़े फैमिली मेंबर के साथ बातचीत में ये पता लगा लिया कि सूरत से आए पांचों दोस्तों के साथ मीरा का एक पंडित रूम नंबर 4 में कोई खास पूजा करने वाले हैं, जिससे वहां की आत्माओं का बदला पूरा हो सके। सच जानते ही मयूर ने अजय को एकदम सतर्क कर दिया और अपने एक प्लान के बारे में बता दिया। 8 बजे से शुरू हुई वो बर्थडे पार्टी बराबर 11 बजे मीरा ने बंद करवा दी। तब तक पार्टी में मौजूद बहुत से लोग पीकर टुन हो चुके थे। उन्हें एक एक कर होटल के स्टाफ वाले उनके कमरे तक पहुंचा रहे थे। पांचों दोस्त भी होटल के स्टाफ वालों को एक ही टेबल पर सोए मिले। उन्हें सावधानी से स्टाफ वाले कमरे में पहुंचाने लगे। आखिर में जब मयूर और अजय ही बचे थे, तब उन्हें भी उठाकर ले जाया जा रहा था। लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि अजय और मयूर होश में है। तब टेरेस पर से स्टाफ वालों के साथ जाते हुए अजय और मयूर ने मीरा को एक बूढ़े पंडित से बात करते हुए सुना। वो पंडित बोल रहा था, मीरा जल्दी करो, अब हमें जल्दी से पूजा की तैयारियां करनी होगी। 12 बजने में आधा घंटा ही बचा है। उन लड़कों को कुछ शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं पंडित जी, सारा काम सही से हो रहा है। अब चलिए जल्दी। ये सारी बातें सुनकर अजय और मयूर नीचे अपने कमरे में ले जाए गए। वहां स्टाफ वालों ने उन्हें बेड पर सुला दिया और रस्सी लाने की बात करते हुए स्टाफ वाले 2 आदमी कमरे से बाहर चले गए। उतने में तुरंत नशे में होने का नाटक कर रहे मयूर और अजय झट से उठ खड़े हुए और उन्होंने रोहित, विनीत और धोनी को अलग अलग रस्सियों से बंधा हुआ पाया। तभी मयूर ने अजय को कमरे का दरवाजा लॉक करने को कहा और अजय ने ठीक वैसा ही किया और उन दोनों ने दरवाजे को खुलने से रोकने के लिए होटल रूम का एक बड़ा सा टेबल दरवाजे से सटा दिया और भी कई सारी वजनदार चीजों को उस टेबल पर रख उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा कर ली। बालकनी में जाने वाले दरवाजे को भी उन्होंने लॉक कर दिया। फिर अजय बालकनी वाले दरवाजे पर और मयूर कमरे के मेन दरवाजे पर सतर्क होकर खड़ा हो गया। तकरीबन कुछ ही मिनटों के बाद मीरा और उसके बाकी साथी दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। वो सारे इन दोनों को जल्द से जल्द दरवाजा खोलने को कह रहे थे। दरवाजा खोलो, अरे जल्दी से दरवाजा खोलो वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी। अरे बेवकूफो, तुम अपनी मौत के मुंह में जा रहे हो। दरवाजा जल्दी से खोलो वरना मारे जाओगे। पहले मीरा के पंडित ने और फिर मीरा ने चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा पीटते हुए उन दोनों को दरवाजा खोलने को कहा। अजय और मयूर दरवाजा न खोलने की ठान चुके थे। मयूर ने बाहर से उन सब की आवाज सुन अजय को बालकनी वाले दरवाजे की ओर बराबर ध्यान रखने को कहा। अजय उस दरवाजे से चिपका इशारे से मयूर को हाँ बोलने लगा। तब तक रात के 11:45 हो चुके थे और 12 बजने में थोड़ा ही समय बचा था। मयूर ने हाथ में एक बड़ा सा चाकू ले रखा था। मयूर ने कमरे के दरवाजे से एक हॉल के जरिए बाहर झांक कर देखा तो मीरा के साथ एक पंडित और उनके पीछे कई सारे लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। तभी मयूर ने चिल्लाकर मीरा से पूछा, सच सच बताओ मीरा, तुम लोग हमारे साथ क्या करने वाले हो? कोई काला जादू, तंत्र मंत्र? जल्दी बताओ वरना दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे मैट लड़को, अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। जल्दी दरवाजा खोलो नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। यू ऑल डेड सून। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम नहीं बताती हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मयूर और मीरा की बातचीत खत्म होते होते वक्त ने अपना पहिया घुमाकर रात के 12 बजा दिए। तभी एक गजब की गूंजती आवाज मयूर और अजय के कानों पर पड़ी। वो वही बूढ़ी आवाज थी जो कुछ घंटों पहले मयूर ने सुनी थी। वो ऊंची आवाज बड़े ही डरावने तरीके से कोई विचित्र मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे कर बालकनी से करीब आने लगी।
वो मंत्र उच्चारण इतना विचित्र और भयानक था कि कोई भी डर के आगोश में आराम से आ जाए। मयूर और अजय उस मंत्र को थोड़ी ही देर में बराबर जोर से बालकनी के बाहर ही सुनने लगे और न जाने बालकनी में किसी के जोर से कूदने की आवाज़ भी आई। तभी कमरे की लाइट बड़े ही अजीब तरह झिलमिलाकर जोर का आवाज़ कर फट गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मयूर तुरंत ही अजय के पास दौड़ा और दरवाजे पर वो अजीब से भयानक मंत्र वाली ऊंची आवाज़ सुनने लगा जो लगातार बालकनी में कोई तो पढ़ रहा था। अजय और मयूर आंखें फाड़कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही अंधेरे में अपने बिल्कुल सामने उन्होंने किसी को खड़ा पाया जो उन्हें ही घूरे जा रहे थे। लंबे चौड़े खून से नहाए कटे फटे चेहरे की वो बड़ी ही भयावह दो आत्माएं थी जिनकी आवाज़ मयूर ने सुनी थी और उनमें से एक गर्भवती महिला की आत्मा को अजय ने देखा था। मयूर और अजय उन्हें देख इतने डर गए कि झट से वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन अचानक बालकनी वाला वो दरवाज़ा जोर की आवाज़ करते हुए टूटकर उन दोनों के ऊपर ही गिर पड़ा और वो चिल्लाते हुए नीचे धराशायी हो गए। जैसे तैसे दर्द से कराते हुए वो अपने ऊपर से दरवाज़ा हटाकर जैसे ही जल्दी में ज़रा से उठे, उन्होंने अपने सामने बालकनी के दरवाजे पर एक लंबे से पहाड़ जैसे शख्स को पाया जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे काले कपड़े पहन रखे थे। काली धोती, काला कुर्ता, लंबे खुले बाल, अजीब सी फैली हुई लंबी सी दाढ़ी में वो काफ़ी भयानक और एक तांत्रिक मालूम पड़ रहा था। दाहिने हाथ में एक कपड़े का सफ़ेद झोला लिए वो पीछे खड़ी दोनों आत्माओं को घूरे जा रहा था। उसने एकदम जोरों से सांस खींचते हुए अपना वो भयानक मंत्र जाप बंद किया और तभी कमरे की उन दोनों आत्माओं ने कान फाड़ कर रख देने वाली जबरदस्त चीखें निकालते हुए अपने पीछे दरवाजे से सटाया वो बड़ा सा टेबल और उसके ऊपर की सारी चीजें उस तांत्रिक के ऊपर हवा में उछाल दी। मयूर और अजय उन आत्माओं के चीखते ही बाथरूम की तरफ भाग गए थे। उतने में उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से कब से पीट रहे लोगों ने तोड़कर खोल दिया। हवा में उछाला गया टेबल और बाकी चीजें तांत्रिक को छू भी ना सकी और साइड में ही अपने आप खिसक कर गिर पड़ी। फिर एक जबरदस्त ऊंची आवाज में तांत्रिक ने कोई दूसरा ही मंत्र बोलना शुरू किया जिससे कमरे की वो दोनों आत्माएं न जाने कैसे और किस तरह जोरों से चिल्लाते हुए तांत्रिक की तरफ ही खींची चली गई। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, इस डरावनी कहानी का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन मैं जानता हूँ आपके मन में कई सारे सवाल इस कहानी को लेकर होंगे। क्या है होटल फ्लावर पॉट के रूम नंबर 4 का राज? क्यों वहाँ पर रोज़ रात को 12 से 1 के बीच कोई तांत्रिक आता है? और कौन है वो 4 आत्माएं जिन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मीरा पारकर ने सूरत से 5 लोगों को बुलवाया है? जानने के लिए बने रहे होटल फ्लावर पॉट पार्ट 2 द 10th महाविद्या के लिए, जो इसी चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डर विद मयूर को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बिना डरे बेल आइकन भी दबा ले। तब तक के लिए Dar with Mayur.